नमस्कार बच्चों। आज हम हमारे देश के बारे में थोड़ी बात करेंगे। आज़ादी के बाद अभी वर्तमान की परिस्थिति को देखें तो हमारे देश ने बहुत तरक्की की है, इसमें कोई संदेह नहीं है। फिर भी कुछ बातें हैं, कमियां हैं, जिसके कारण हम सबसे ऊपर नहीं हैं। आज का हमारा लेसन इसी विषय के आधारित है। पाठ 4 नाम है एक प्रश्न 4 उत्तर। इस कृति का साहित्य प्रकार है लेख और लेखक का नाम है हिंदी साहित्य के जाने माने साहित्यकार श्री प्रकाश। प्रकाश जी का जन्म 3/8/1890 में उत्तर प्रदेश के वाराणसी में हुआ था। वे अच्छे लेखक, देशभक्त, स्वतंत्र सेनानी थे। उन्होंने अपनी लेखनी के द्वारा यानी कि कलम के द्वारा राष्ट्रभक्ति, सांस्कृतिक उत्थान, सामाजिक उत्थान एवं समसामयिक यानी कि उस समय की सामाजिक समस्याओं पर प्रकाश डाला है। उन्होंने निबंध, लेख, संस्मरण और जीवनी पर भी लेखन कार्य किया है। जीवनी यानी किसी के जीवन के बारे में बात करना, लिखना। उनके साहित्य में छोटी बातों पर भी गहरा चिंतन देखने को मिलता है। लेखक को देश की अवनति के कारण जानने की खपत है यानी कि धुन है। वे अपने विदेशी मित्रों से एक ही प्रश्न करते हैं कि सब कुछ होते हुए भी देश कुछ उन्नति क्यों नहीं कर रहा है। यह प्रश्न उन्हें परेशान करता रहता है। तो बच्चों, देखते हैं लेखक को अपने विदेशी मित्रों, महानुभावों से इस प्रश्न का क्या उत्तर मिलता है। सबको ही कुछ न कुछ खपत होता है, धुन होती है। मुझे भी कई बातों का खपत है। उनमें एक यह है कि जब किसी विदेशी से मेरी मित्रता हो जाती है और उन्हें सहृदय यानी कि दयालु जानता हूँ, साथ ही यह समझता हूँ कि हमारे देश में बहुत दिनों से रहने के कारण वे पर्याप्त अनुभव भी प्राप्त कर चुके हैं, तो उनके किसी सुअवसर पर यानी कि मौका मिलते ही मैं पूछता हूँ यानी कि लेखक पूछते हैं, आप कृपा कर यह बतलावे कि क्या कारण है कि हमारे देश में इतने विशेष पुरुषों के रहते हुए, इतने बड़े बड़े आंदोलनों के होते हुए भी देश कुछ उन्नति नहीं कर रहा है। ऐसा मालूम होता है कि हम ज्यों के त्यों पड़े हुए हैं, यानी कि जैसे थे वैसे ही स्थिति लगती है। अवश्य ही हमारे मित्र इससे चकित होते हैं, यानी कि जब भी लेखक प्रश्न करते हैं तो ये सुनते ही उनके विदेशी मित्र थोड़े आश्चर्य में पड़ जाते हैं। प्रश्न का उत्तर देने में थोड़ा संकोच भी करते हैं, कभी कभी क्षमा भी चाहते हैं, लेकिन लेखक है कि उन्हें छोड़ते नहीं है और उत्तर देने के लिए उन्हें बाध्य करते हैं, यानी कि विवश करते हैं, मजबूर करते हैं कि मुझे उत्तर चाहिए। मेरे पहले मित्र एक वृद्ध ईसाई पादरी है। बच्चों, मैं ये बात ज़रूर बताना चाहूँगी कि यहाँ 4 मित्रों की बात है और पहला मित्र कौन है, दूसरा मित्र, तीसरा, चौथा को तो आपको छोटे प्रश्नों में पूछा जाता है कि लेखक का तीसरा मित्र कौन था और उन्होंने क्या उत्तर दिया। ये 1 लाइन आंसर छोटे प्रश्न में आपको पूछा जा सकता है और साथ में सविस्तर उत्तर में भी ये प्रश्न आपको विस्तार से पूछा जाता है। तो आपको ज़रूर याद रखना है कि लेखक का पहला मित्र कौन है और उन्होंने लेखक के प्रश्न का क्या उत्तर दिया। ऐसे चारों 4 मित्रों के बारे में आपको याद रखना है। लेखक का पहला मित्र है वृद्ध ईसाई पादरी। पादरी का मतलब है धर्मगुरु, तो ईसाई धर्म का जो धर्मगुरु होते हैं उसको पादरी बोलते हैं। वे 36 वर्ष से यानी कि 36 ईयर्स से भारत में रहते आए थे और साथ में सामाजिक सेवा, जो गरीब नर नारी थे यानी कि गरीब लोगों की सामाजिक सेवा करते थे। अपने पत्नी के साथ वो देश में 36 वर्ष से रहते थे और सामाजिक सेवा कर रहे थे। मेरे हृदय में उनके लिए बड़ा सत्कार और प्रेम था। और उनका उत्तर थोड़े में यह है, यानी जब लेखक ने प्रश्न पूछा तब उन्होंने एक लाइन में, एक सेंटेंस में उन्होंने जवाब दिया कि तुम लोग अपने काम में गर्व नहीं लेते। और विस्तार से उन्होंने ये भी बताया कि यहाँ पर जब कोई नौकरी चाहिए, एक साधारण उदाहरण दिया है और उसके ऊपर से कहना चाहते हैं कि हम
अपना काम पूरी निष्ठा से नहीं करते हैं, मेहनत नहीं करते हैं, मेहनत करने से कतराते हैं। तो हमारे देश की कमी के बारे में उन्होंने यहाँ बताया है, और एक उदाहरण के जरिए कि जब हमें नौकरी चाहिए, किसी को नौकरी चाहिए होती है तो आवेदन देता है, यानी कि एप्लीकेशन देता है, दरख्वास्त देता है। बहुत ही विनय, नम्रता और सम्मान के साथ वह आरंभ करता है। जो एप्लीकेशन लिखता है उसमें बहुत सम्मान के साथ संबोधन करता है, नम्रता से शब्द लिखता है, और अंत में प्रतिज्ञा करता है और प्रॉमिस भी करता है कि यदि स्थान मिल जाएगा, मीन्स नौकरी मिल जाएगी, तो वह सदा अपने मालिक की शुभकामनाएं करेगा, उनका मीन्स हमेशा उनका अच्छा चाहेगा। पर स्थान मिलते ही, नौकरी मिलते ही वह अपने काम अर्थात अपनी जीविका के साधन जिसके जरिए उसको पैसे मिलते हैं, अपना गुजरान चलता है, उस जीविका, उस नौकरी को खराब समझने लगता है। अन्य साथियों से मिलकर काम खराब करने के लिए षड्यंत्र रचने लगता है, यानी कि पहले जिसके बारे में अच्छा अच्छा बोला होता है, उसी काम का कुछ साल यानी कि 1-2 साल बीत जाने के बाद उसमें से कमियां ढूंढने की कोशिश करता है, यानी कि दूसरों से मिलकर, अपने मित्रों से मिलकर उसमें से त्रुटि निकालता है, उसको खराब करने की कोशिश करता है, षड्यंत्र रचता है, और मालिक की नाकों दम कर डालता है, यानी कि नाकों में दम कर डालना, मतलब कि परेशान करके रख देना। और देशों में भी लोग नौकरी की दरख्वास्त देते हैं, यानी कि हमारे देश से सिवाय दूसरे देशों में भी ऐसा होता है कि लोग नौकरी के लिए दरख्वास्त देते हैं। वे साधारण शब्दों में प्रार्थना पत्र लिखते हैं, और जब स्थान मिलता है, नौकरी मिल जाती है, तो इस तरह काम करते हैं जैसे संसार की गति उन्हीं पर निर्भर करती है, यानी कि पूरी निष्ठा से जान लगा कर वो काम करते हैं, जरा भी जी नहीं चुराते हैं काम से। तो यह दूसरे देशों में और हमारे देश में काम करने का जो तरीका है, उसमें जो फ़र्क है, उसके बारे में यहाँ बताते हैं कि जान लगाकर पूरी निष्ठा से दूसरे देशों में काम किया जाता है, जबकि हमारे देश में शुरू में तो हम बहुत अच्छे से काम करते हैं और अच्छा अच्छा बोलते हैं, लेकिन समय बीतते ही उसमें से हम त्रुटियां निकालना शुरू करते हैं। और इस तरह से बताते हैं कि तुम लोग, वृद्ध ईसाई पादरी बताते हैं कि तुम लोग अपने काम में गर्व नहीं रखते हैं, और हमें अपने काम का कोई गर्व नहीं है, हम बोलते कुछ है और करते कुछ है, यानी कि हमारी कथनी और करनी दोनों अलग है, और मेहनत करने से हम जी चुराते हैं। तो ये पहले मित्र ने बताया, और एक वाक्य में बताना है तो तुम लोग अपने काम में गर्व नहीं करते। और लेखक को अपने मित्र यानी कि पादरी की बात अच्छी भी लगी, और सही भी तो है कि हम अपने काम में गर्व नहीं करते हैं। और दुख तो इस बात का है कि हमारे मुल्क यानी कि हमारे देश की परंपरा में अपने काम का गर्व करने का आदेश भी तो है। जाति भेद इसी पर निर्भर करता है, यानी कि पुराने ज़माने में जाति के आधार पर काम मिलता था, जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र जैसे 4 वर्ण हुआ करते थे, और वर्ण के आधारित काम पूरी निष्ठा से ये लोग काम करते थे, और अपने काम बदलते भी नहीं थे, अपने काम की पूजा भी करते थे, जीविका के साधन का आदर करते थे, पूजा करते थे। किंतु लंबी दासता यानी गुलामी को गुलामी प्रथा हमारे देश में रही थी, वो आप जानते थे। तो लंबी गुलामी के कारण हम अपनी ये परंपरा को भूल गए, और हम अपना काम छोड़कर दूसरों का काम शुरू कर दिया हम लोगों ने। तो यहाँ लेखक बताते हैं कि वह अपनी जाति वालों के बीच अपना उपयुक्त पद और स्थान चाहता है, और दूसरी जाति के आदमी द्वारा अपना मान मर्यादा नहीं चाहता। बढ़ई अपने औजारों की और दुकानदार अपनी बहियों की निश्चित तिथियों की पूजा करता है। बढ़ई का मतलब है जो कारपेंटर, जो लकड़ी का काम करता है, साधन बनाते हैं, और दुकानदार अपनी बहिया मतलब अकाउंट बुक होती है जिसमें खाता लिखा जाता है, खाता वही जिसको दूसरा नाम बोलते हैं। तो निश्चित तिथियों पर, जैसे कि दिवाली पर हम चोपड़ा पूजन करते हैं, यस। पर लंबी दासता यानी कि गुलामी, दासता का मतलब है गुलामी के कारण हम ये हमारी जो परंपरा है उसको हम भूल गए हैं, और हम अपना काम छोड़कर दूसरों का काम
शुरू कर दिया है हम लोगों ने। और नतीजा क्या हुआ कि हम अपनी असफलता का दोष दूसरों को देते हैं, क्योंकि हमारा काम छोड़ दिया, दूसरों का काम लेते हैं जो हमारी रुचि नहीं होती है। और नतीजा ये होता है कि जिस काम में हमारी रुचि नहीं होती है, पसंद नहीं होता है, और दूसरा शुरू कर देते हैं, तो वो काम अच्छा नहीं होता है। परिणाम स्वरूप असफलता मिलती है और उस असफलता का दोष हम दूसरों पर दे देते हैं। परिणाम क्या मिलता है? स्वयं दुखी रहते हैं और दूसरों को भी दुखी करते हैं। कोई काम ठीक न कर सकने के कारण अपने को खराब करते हैं, काम को भी खराब कर देते हैं। यस नो? तो इसलिए हमारे शास्त्रों में भी लिखा है कि स्वधर्म निधन श्रेयः, यानी कि अपना धर्म या कर्तव्य करते हुए मर जाना श्रेयकर है। यह आदेश हम भूल गए हैं। हम अपने काम में गर्व नहीं करते हैं। बच्चों, यहाँ हम ये बात बता सकते हैं कि लंबी दास्तां यानी कि गुलामी के कारण हम अपनी परंपरा को भूल गए हैं। कभी कभी क्या होता है कि बुराई हम में होती है और हम दोष दूसरों पर दे देते हैं, दूसरों को बुरा बताते हैं। नाच न जाने आंगन टेढ़ा, नाचना नहीं आता है और आंगन को हम टेढ़ा बताते हैं। अपना काम छोड़कर दूसरों का काम करना शुरू करते हैं। यस, तो शास्त्रों में भी हमें ये लिखा है कि हमारा अपना काम हमें करना चाहिए और अपना धर्म कर्तव्य करते हुए मर जाना अच्छा श्रेयस्कर है। लेकिन यह आदेश हम भूल गए हैं और अपने काम में गर्व नहीं लेते हैं, निष्ठा नहीं रखते हैं। हम मेहनत करने से कतराते हैं और इसी वजह से हमारा देश उन्नति नहीं कर रहा है। लेखक दूसरे मित्र से भी यही एक सवाल तो एक ही है, लेकिन करते हैं और उसका उत्तर मिलता है। देखते हैं। दूसरे मित्र एक वृद्ध सरकारी कर्मचारी IAS के सदस्य है। जो दूसरा मित्र वृद्ध सरकारी कर्मचारी और 30 वर्ष से अधिक भारत में गवर्नमेंटी नौकरी कर हाल में पेंशन लेकर वापस स्वदेश यानी कि अपने देश गए। न जाने कैसे मेरी उनसे बड़ी मैत्री हो गई। वही सवाल मैंने उनके सामने पेश किया। उत्तर मिला, तुम लोग जिम्मेदारी नहीं समझते, यानी कि जो जिम्मेदारी उठानी चाहिए वो हम नहीं उठाते हैं सही मायने में। विस्तार में इसका अर्थ यह है कि व्यक्ति का समष्टि की तरफ जो कर्तव्य होता है उसे हम नहीं जानते। हम सिर्फ अपने काम, अपने लाभ के बारे में सोचते हैं। हमारा काम का असर समाज के प्रति, समाज के ऊपर क्या आएगा वो हम नहीं देखते हैं। यानी कि हमारा समाज के प्रति भी एक कर्तव्य होता है जो हम नहीं जानते हैं, हम नहीं देखते हैं। जो काम उठाया उसे करना चाहिए, यह गुण हम भूल गए हैं। किसी को किसी पर विश्वास नहीं रह गया और नतीजा क्या हुआ? हम जिम्मेदारी समझते नहीं है तो एक दूसरे के प्रति विश्वास नहीं होता है, अविश्वास बन जाता है। और सिंपल से उदाहरण यहाँ लेखक मीन्स उनके मित्र ने दिए हैं। खाने की दावत हो तो मेज़बान को यह विश्वास नहीं कि मेहमान समय से आवेंगे, न मेहमान को विश्वास है कि समय पर जाने से खाना मिल जाएगा। और ये तो हम जानते ही है कि जब भी कोई अवसर पर हमें न्योता मिलता है उसमें समय लिखा हुआ होता है, उस समय पर हम कभी नहीं जाते हैं, लेट ही जाते हैं, यानी कि देरी से जाते हैं। कभी कभी 1 घंटा 2 घंटे देर कर देते हैं। तो जबकि फॉरेन कंट्रीज यानी कि विदेशों में ऐसा नहीं होता है। वहाँ समय का मूल्य पहचाना जाता है, वहाँ ठीक समय पर लोग पहुँचते हैं, अपना काम करते हैं। तो यहाँ बताते हैं कि न यजमान को विश्वास है मेहमान पर, न मेहमान को यजमान पर विश्वास है, तो विश्वास की खाई बन जाती है, अविश्वास की खाई बनती है। न गृहस्थ को विश्वास की धोबी और दर्जी वायदे पर कपड़े दे जाएंगे, न धोबी और दर्जी को विश्वास है कि हम समय से दाम हमें मिल जाएंगे, यानी कि ना हमें पैसे अच्छे टाइम समय सर मिल जाएंगे, ना कपड़े देने वाले को, गृहस्थ को, संसारी लोगों को विश्वास होता है कि दर्जी समय पर हमें कपड़े दे जाएगा। तो रेलगाड़ी की बात की है, तीसरा एक एग्जाम्पल दिया है कि रेलगाड़ी पर चढ़ने वालों को यह विश्वास नहीं कि पहले से बैठे मुसाफिर उन्हें स्थान देंगे और
पहले से बैठने वाले को यह विश्वास नहीं कि क्या नया मुसाफिर धीरे से आकर उचित स्थान लेगा, किसी मीन्स कोई तकलीफ़ ना देगा, ना बिना वजह कोई शोर मचाएगा। इस प्रकार दोनों को एक दूसरे पर अविश्वास। कभी कभी हम जर्नी करते हैं तो ऐसा होता है कि हमारी सीट पास वाली सीट खाली होती है, हम उस पर सामान रख देते हैं। यस, और देखते हैं कि कोई अच्छा कोई मुसाफिर आ जाए, उन्हें हम बिठाए। और कभी कोई पूछता है तो हम मना भी कर देते हैं, झूठ भी बोल देते हैं कभी कभी कि ये यहाँ किसी ने सामान रखा है, आने वाला है, आने वाला है, हालांकि कोई आने वाला नहीं होता है। तो ऐसा यानी कि विश्वास हमें नहीं होता है कि हम जो बैठेगा वो हमारे साथ अच्छा व्यवहार करेगा या अच्छा भी होगा या नहीं। तो अविश्वास की बात यहाँ करते हैं। सड़क पर चलने वाले को यह विश्वास नहीं कि आगे चलने वाला अपना छाता इस तरह से खोलेगा कि उसकी नोक से मेरी आँख न फूट जाएगी। यानी कि हमारा जो व्यवहार होता है उससे हम कभी कभी दूसरों को तकलीफ़ दे देते हैं। तो ये हमें सोचना चाहिए कि हम जो काम कर रहे हैं, जो कर्तव्य कर रहे हैं, उसका असर जो होगा वो दूसरों को तकलीफ़ न दो। तो ये भी हमारा देखने का कर्तव्य होता है कि मीन्स ऐसे ही कार्य नहीं करना है, उसका असर क्या होगा वो दूसरों पर, ये भी हमें सोचना चाहिए। इसके लिए छोटे छोटे एग्जाम्पल है कि सड़क पर चलने वालों को यह विश्वास नहीं कि आगे चलने वाला अपना छाता इस तरह से खोलेगा कि उसकी नोक से मेरी आँख न फूट जाएगी, या पीछे चलने वाला मुझे व्यर्थ धक्का न देगा। किसी पर यह विश्वास नहीं कि केले, नारंगी का छिलका या सुई, पिन आदि इस तरह वह न छोड़ेगा कि जिससे दूसरों को कष्ट न पहुँचे। हमारे काम से दूसरों को पीड़ा या तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए। हमें कुछ छोटी छोटी बात यहाँ बताइए। केले, नारंगी जो हम मीन्स ये खाने की चीज़ है, हम खाते हैं, खा सकते हैं, लेकिन उसका जो छिलका है वो तो कूड़ेदान में जाना चाहिए, सड़क पर ऐसे ही फेंकना नहीं चाहिए। क्योंकि ऐसा करने से कभी कभी उस पर किसी का पैर आ जाता है तो वो गिर जाता है, उसको चोट लग जाती है, तो हमारे काम का असर दूसरों के लिए कष्टदायक बन जाता है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए और हम ऐसा करते हैं। मित्र ने ऐसा बताया है। मांगी चीज़, कभी कभी ऐसा होता है हमसे कोई चीज़ मांग कर ले जाता है, तो हमें जब देते तो है लेकिन हमें विश्वास नहीं होता है कि ये चीज़ जैसी दी है वैसी कंडीशन में, वैसी स्थिति में वापस हमें मिलेगी। कभी कभी तो ये भी होता है कि ये शायद वापस आएगी ही नहीं। तो ऐसे ऐसे छोटे छोटे उदाहरण याद दिया है। और कहने का तात्पर्य ये कहना ये चाहते हैं कि हम केवल अपनी तात्कालिक सुविधा देखते हैं, सारे संसार को अपने आराम के लिए बना समझते हैं, दूसरों के प्रति अपने कर्तव्यों का अनुभव नहीं करते हैं। हमारा कर्तव्य, हम जो काम करते हैं सिर्फ अपने लिए नहीं, उसका असर दूसरों पर भी पड़ता है, उसके बारे में भी हमें सोचना चाहिए। तो कर्तव्य का अनुभव नहीं करते, इसी कारण हम सब एक दूसरे के प्रति अविश्वसनीय और अस्पृश्य यानी कि अछूत की स्थिति जिसको बोलते हैं, ऐसे हो गए हैं। हम अपना धार्मिक आदर्श भूल गए हैं। आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरेत, यानी कि हम अपनी जिम्मेदारी नहीं समझते। एक दूसरे के प्रति जो हमारा कर्तव्य होना चाहिए उसे समझना चाहिए, समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए, हमें सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचना चाहिए। तो ये दूसरा मित्र है सरकारी कर्मचारी, वृद्ध सरकारी कर्मचारी। ये यहाँ दो मित्र की बात हमने आज की है। लेखक के पहला मित्र वृद्ध ईसाई पादरी, उन्होंने बताया कि तुम लोग अपने काम में गर्व नहीं करते। और दूसरा मित्र है वृद्ध सरकारी कर्मचारी, और उसने बताया कि तुम लोग जिम्मेदारी नहीं समझते हैं, अपने काम की जिम्मेदारी समझते नहीं है। हमें समय के अनुसार चलना चाहिए, समय पर जाना चाहिए, आना चाहिए। और दूसरी बात विश्वास की बात की है कि हमें एक दूसरे पर विश्वास करना चाहिए। हम जो काम करते हैं उसका असर दूसरों पर भी पड़ता है, ये भी हमें देखना चाहिए। समाज के प्रति हमारा एक कर्तव्य है, वो हमें समझना चाहिए। यानी कि हम अपनी जिम्मेदारी नहीं समझते, और यही एक वजह है कि हमारा देश प्रगति नहीं कर रहा है, उन्नति नहीं कर रहा है। बच्चों, यहाँ दो मित्र की बात हमने की है फर्स्ट पार्ट में। दूसरा पार्ट इस लेसन का होगा, उसमें तीसरे और चौथे मित्र की हम बात करें।
तब तक जितना भी हमने आज लिया है उसके बारे में आप ज़रूर समझें और पढ़ने की कोशिश करें। धन्यवाद।